Hello. Okay, so I hope all of you can hear me. You can see me, even you can see the screen. तो क्योंकि आज पहला सेशन है तो मेरे पास से 10-15 मिनट जो है वो कुछ बेसिक बातों पे लगाने पड़ेंगे। पहले तो ये बताइए आप में से कितने बच्चे मुझे क्लियरली सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं और आप मेरी स्क्रीन भी देख रहे हैं। ओके जबरदस्त। तो थोड़ी सी बातें जो है वो पहले जूम के हवाले से बता दूं। वैसे तो आपके लिए अब नया एक्सपीरियंस नहीं है, आप ऑलरेडी जो है वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जूम में दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं पर कंफ्यूज हैं क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, तो आप क्या करेंगे, ये जो रेज हैंड है ना, ये रेज हैंड इस बात की इंडिकेशन होती है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से मेरी आवाज गायब हो गई, अचानक से मैं नजर आना बंद हो गई। शायद नजर आना बंद होना बहुत सारे बच्चों के लिए इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन आवाज इंपॉर्टेंट है। आप मेरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे, या जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको लगा कि आप उसे रिकॉल नहीं कर पाए, तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही है, तो आप जो है वो थम्स अप यूज कर सकते हैं। और इस थम्स अप के लिए इंतजार ना कीजिएगा कि मैं आपसे पूछूं कि समझ में आया नहीं आया। वैसे तो इस क्लास में बच्चे मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम है। बाकी ग्रुप में मैंने खासतौर पर उनको ये बात समझाई भी है कि अगर आप इंतजार करेंगे मैं एक एक बच्चे से पूछूं आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको समझ में आया, उसमें काफी टाइम हमारा जाया हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आता है, थम्स अप है, और भी बहुत सारे मेरे ख्याल से ऑप्शन होंगे इंडिकेट करने के। भाई ये दो मेन है। रेज हैंड का मतलब ये होता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, थम्स अप का मतलब होता है एवरीथिंग इज गुड और आपको जो है वो सारी बातें समझ में भी आ रही। पहली चीज जिस जूम लैंग्वेज के हवाले से। दूसरी चीज टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको जो है वो सेकेंड फेज के कुछ चैप्टर्स रिव्यू करवाने हैं, और वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 12 ऑनवर्ड्स टिल चैप्टर 16, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि अब जो नया सिलेबस आपके पास मौजूद है उसमें टॉपिक इतने कम कर दिए गए कि अब तो ये बात का फैसला करना है कि अब आपको पढ़ाया क्या जाए, क्योंकि उसमें अब कुछ पढ़ाने के लिए सच बचा नहीं है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप में से आधे बच्चे क्लास छोड़ के अभी चले जाए, कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जितना टाइम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने चैप्टर 12 सेकेंड फेज में पढ़ा, उस पूरे चैप्टर को तमीज से रिव्यू करने के लिए जितना टाइम चाहिए था, उतने टाइम में तो मेरा ख्याल है कि हम 3-4 चैप्टर बआसानी रिव्यू कर चुके होंगे, क्योंकि सिलेबस इतना सिंप्लीफाई कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि आप बच्चे अपने आप को बहुत ज्यादा लकी तस्वुर कर रहे हैं आजकल, अनलकी तस्वुर कर रहे हैं कि कंप्राइज एग्जाम होगा जल्दी हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपको पहले से मालूम है टेस्ट कब होना है, आपको ये मालूम है कि सिलेबस क्या होना है, और मेरा ख्याल है कि कोई सोशल वर्कर और कोई भी जो है वो आजकल कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहा कि भाई इसको आगे बढ़ा। तो टेस्ट होगा, किन टॉपिक से होगा वो आपको मालूम है, तो जिंदगी आसान हो जाती है जब हमारे पास एक गाइडलाइन। रोड कितनी खराब क्यों ना हो, अनइवन हो, टूट फूट का शिकार हो, लेकिन पता होना कि यही रोड है और यही हमें मंजिल तक ले जाएगी, तो सफर करने में कोई बुराई नहीं है। तो अब आपको पता है कि आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, आपको ये पता है आपने टेस्ट कब देना है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपके फेवर में है। टॉपिक कम कर दिए गए, जितनी खूबसूरती से उन्होंने वो टॉपिक लिखे हैं और फिर उसके जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता दी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और दिक्कत इसमें रह जाती है कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। हम इन एप्टीट्यूड की क्लासेस में इस बात की कोशिश करेंगे कि आपका एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए। अब वो एप्टीट्यूड डेवलप क्या करना है, अभी अक्सर बच्चों का हाल ये होता है कि अगर उनसे कहा जाए ना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो बड़ी सी डेरिवेशन थी, कोई 3.5-4 पेज की डेरिवेशन, V इक्वल के क्यू वाला। आप में से मेजॉरिटी ऐसी है जो शुरू से आखिर तक इक्वेशन ड्राइव कर सकती है, लेकिन अगर सवाल उसके बीच के किसी स्टेप से रिलेटेड आ गया तो शायद हम फंस जाते हैं, शायद हमें जो है वो किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स, अभी तक आप कैलकुलेटर से न्यूमेरिकल सॉल्व करते आए, अब जो टेस्ट आप देने की तैयारी कर रहे हैं वहां पर मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो अभी तो हमारी हालत ये है कि मैं आपसे बोलूं 0+1 क्या है, तो आधे बच्चे अपने बैग में से कैलकुलेटर निकालेंगे। तो हमें कैलकुलेटर के बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल में स्क्वायर्स भी आएंगे।
उन न्यूमेरिकल में क्यूब भी आएगा, उन न्यूमेरिकल में स्क्वायर रूट भी आएगा। हमें ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो डेरिवेशन के बीच में से पूछ दिया गया, उसको कैसे आंसर करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल है जो बगैर कैलकुलेटर के हमें सॉल्व करना है, हम उसको कैसे आंसर करेंगे। हमें ये एप्टीट्यूड डेवलप करना है। क्योंकि मैं बाकी ग्रुप में कुछ ऑलरेडी क्लासेस जो है वो ले चुका हूं। अगर आपके फ्रेंड्स वहां पे पढ़ रहे हैं तो उन्होंने वो रोला धोना भी मचा दिया होगा कि ये कौन आ गया, तो हो सकता है आप पहले से वाकिफ हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो बात मैंने उनको भी बताई आपको भी बता दूं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन है ना, ये तो बिल्कुल ऐसी है कि मैं आपसे कहूं कि बेटा ये गिलास पकड़ो, जाओ और समंदर से पानी लेके आ जाओ। आप जितनी दफा वो गिलास उस समंदर में डालेंगे, एक डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर ही निकाल के लाएंगे। इसका मतलब यह है कि आज अगर मैं आपको 5000 एमसीक्यूज करा दूं, बहुत मुमकिन है टेस्ट में जो एमसीक्यू नंबर 1 है वो मेरी सीक्वेंस में एमसीक्यू नंबर 5001 था। इसका मतलब है वो पहला एमसीक्यू आपने जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं होगा। और बहुत मुमकिन है आप 15000 कर ले तब भी ऐसा हो जाए। बहुत मुमकिन है आपने सिर्फ 100 सॉल्व किए और उससे मिलते जुलते पेपर में आ गए। तो ये जो है ना, बिल्कुल आप ये समझ लें कि ये एक ओशन है। आप 100, 200, 500, 1000, 2000 कितने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करेंगे, और इस बात की क्या गारंटी कि यही एमसीक्यू पेपर में भी आना है। तो आपके पास जो है ना, वो आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है कि आपको ये पता हो कि पानी निकालना इसी समंदर से है। यानी वो समंदर आपके लिए आपका सिलेबस है। जो भी एमसीक्यू आएगा उसका ताल्लुक उस सिलेबस से होगा जो आपको आप दे दिया गया है, जिसको आपने पढ़ना है। तो जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, बराए मेहरबानी ये ना समझिएगा बस ये करना है, नहीं। मैं पढ़ाऊंगा, मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइव करवाऊंगा। आपको याद आ जाएगा हमने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। मैं आपको मुख्तलिफ डायमेंशंस बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे आया ना, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है। बहुत मुमकिन है वो किसी चौथे तरीके से पेपर में आ जाए। तो जिन बच्चों में एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका होगा हाउ टू एनालाइज अ क्वेश्चन, उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगी। हाँ, वो बच्चा जिसको ये पता है कि सर F इक्वल MA में हमेशा M गिवन होगा, A गिवन होगा और F निकालना है, जब पेपर में सवाल आएगा वो F दे देंगे और A दे देंगे और M निकालने को कहेंगे तो वो बच्चा फंस जाएगा। बड़ी आसान सी मिसाल दी आपको समझाने के लिए। वैसे तो आप में से कोई भी बच्चा इन सवालों में फंसेगा नहीं। क्या पढ़ना है बता दिया, जूम लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया। अब पढ़ाना कैसे है वो बता देता हूं। पहली चीज ये कि अपने नोट्स बनाना हमेशा से सूदमंद साबित होता है, फायदेमंद साबित होता है। तो मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं, आप अगर उसके कोई पॉइंट्स हैं वो अपने पास नोट करना चाहिए। एक हाथ जो है वो बड़ी देर से रेज हुआ है, मरियम आवाज, अगर ये ऐसी रेज है तो इसे डाउन कर ले वरना थक जाएंगे आप। और अगर आपके साथ चले तो वह याद रखिएगा। अच्छा, कुछ बच्चे अगर परेशान हो कि लेफ्ट पे शायद लेक्चर लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लेफ्ट पे एक स्क्रीन है जिसपे मैं आप सबके नाम देख सकता हूँ और आपके जो भी जज्बात हैं वो देख सकता हूँ। तो लेफ्ट पे देखो तो इसका मतलब है कि मैं आपसे और कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ आपके क्यूरीज का आंसर करने के लिए। तो अब जो कुछ स्क्रीन पे लिखूंगा वो आपने कॉपी नहीं करना। अपने नोट्स बनाना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द क्लास में जो भी लेक्चर होगा वो पीडीएफ की फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। उसके बाद आप बैठ के नोट्स बनाते रहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ना कि टीचर का कोई जुमला हमें ऐसा लगे जो इक्विवेलेंट होता है उस जुमले के, जो आपने किसी मूवी में सुन के याद कर लिया था या ड्रामे में देख के याद कर लिया था, वो वाले जुमले ज्यादा याद हो जाते हैं। टीचर की बातें कम कम याद रहती हैं। यही सारी बातें मैंने प्रीवियस ग्रुप में भी कही है। ये ना समझिएगा कि सर ये रिपीट टेलीकास्ट चल रही है, क्योंकि आपको भी उतना ही फायदा पहुंचाना है जितना बाकियों को पहुंचाना था। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ मैं बता रहा हूं उसमें से कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे ना सर ये मैंने पहले नहीं सुना या मैं बिल्कुल भूल गया था, आप उसे लिख लीजिए। अदरवाइज जो कुछ मैं स्क्रीन पे लिखूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लूंगा। उसके बाद आप अपने नोट्स बनाते रहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आपका सारा फोकस जो है ना वो सुनने के ऊपर। दूसरी चीज, मैं एक गूगल क्लासरूम यूज किया करता हूँ जिसपे मैं क्वेश्चंस है ना वो अपलोड करता हूँ। और वो क्वेश्चन होते हैं कि जो बच्चे जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे इसलिए शेयर नहीं करता कि वहां पे ऑलरेडी इतना कुछ आ रहा है कि वो चीजें जो है ना वो खो जाती हैं। और हो सकता है बहुत सौ के फोन में जो है वो मेमोरी इश्यूज आना शुरू हो जाए कि सर ये तो पूरा ही भर गया। तो हम हमारा जितना भी काम होगा ना नोट्स के अलावा,
मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं, मुझे टेस्ट देना है, वो सब मैं लूंगा गूगल क्लासरूम के थ्रू। अब आप में से वो बच्चे जो गूगल क्लासरूम से जो है वो नावाकिफ हैं, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहे होंगे, वो फोन है, वो टैबलेट है, वो जो भी है। आप क्या करेंगे, उसमें गूगल क्लासरूम की ऐप डाउनलोड करेंगे और मैं आपको जो है वो कोड दिखा सकता हूँ। ये जो ब्लू कलर से आपको जर्नल लिखा हुआ नजर आ रहा है, इससे अगर दूसरी लाइन नीचे देखेंगे तो एक क्लास कोड लिखा हुआ है। ये मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर भी कर लूंगा। आपने क्या करना है, आपने इस क्लास को जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ताकि मैं जो भी टेस्ट अपलोड करूं वो आप यहाँ पर जो है वो अटेम्प्ट कर सकें। ठीक, अगर कोई बच्चा कोड कॉपी करना चाहे तो मुझे जो है वो कोई एतराज नहीं, आप बिल्कुल जो है वो कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं उसको आज के लेक्चर में भी जो है वो पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप क्लास जो है वो बाद में ज्वाइन कर सकें। तो अब टीचिंग मेथोडोलॉजी है कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। हम फेडरल बोर्ड से पढ़ेंगे, हम कराची बोर्ड से पढ़ रहे होंगे, हमें ए लेवल से कोई इंफॉर्मेशन उठानी है, वो जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगा। मैं सिर्फ आपका सिलेबस अपने सामने रखूंगा, उन टॉपिक्स को रिव्यू करवा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप टेस्ट देंगे। आपका काम क्या है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं करिए। आपके पास बहुत क्वेश्चन मौजूद है, आखिर आप पूरी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के आए हैं, 5-5 10-10 साल के पेपर, उनमें एमसीक्यूज हैं। आपके पास एमकैट के शायद पुराने पेपर्स मौजूद हो, उनके एमसीक्यूज होते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होगा। ठीक, तो शुरू जहां से मुझे करना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहीं से जो है वो शुरू करेंगे। अच्छा, इस पूरी कहानी में जो मैंने आपको तकरीबन 16-17 मिनट में सुनाई, अगर किसी के मासूम जहन में कोई सवाल आया हो, फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज मुझे जो पढ़ाना है मैं वहां से शुरू कर दूं। चलिए, ये अच्छी बात है कि किसी के जहन में जो है वो कोई, सब कम से कम टीचर से उसका नाम ही पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि सर आप क्या करते हैं, आप कहाँ पढ़ाते हैं, आपको मेरिटोरियस में कभी देखा नहीं। यानी इंसान इस तरह के सवाल भी जो है वो कर सकता है। जी अब्दुल्ला। सर अस्सलाम वालेकुम। मानसा सर ये आपने गूगल क्लासरूम का जो बताया था वो रिपीट कर दो। ठीक। आप टेस्ट गूगल क्लासरूम का मैंने जो कुछ बताया वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो सबसे शेयर भी कर लूंगा। और उस क्लासरूम का मैं करता क्या हूँ, मैं सरसरी तौर पे दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास एमकेट अल्लामा कायद ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। और इसमें आप देख सकते हैं मैंने उनके क्योंकि 2 लेक्चर ले चुका हूँ। तो जब मैंने पहला लेक्चर ले लिया था, तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है वो टेस्ट अपलोड ऑलरेडी किया हुआ है, आपको पढ़ा दूंगा, आपसे भी शेयर कर लूंगा। उसमें होता ही है कि आप जब ये टेस्ट जो है वो शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, इनको मार्क करते जाएंगे, एंड में आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जो अगली क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो हम गूगल क्लासरूम जो है वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। देखिए, अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो शायद हमें मतलब याद हो। इलेक्ट्रो का मतलब था चार्ज, स्टैटिक्स जो है वो रेस्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस एट रेस्ट। सबसे पहली बात, अगर चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पड़ेगा। अब सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आएगा कि चार्ज आखिर होता क्या है, कि चार्ज आखिर में है क्या। अगर आज आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक स्फीयर है एंड दिस स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज, कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या मतलब है? अगर आज ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका क्या मतलब है? जो बताने चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। जी मानो। It's electron deficient. इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। रिमेंबर वन थिंग, अक्सर बच्चों को लगता है कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसने प्रोटॉन गेन किया हुआ है। ऐसा नहीं है। चार्ज बॉडी होने का मतलब है ये सारा गेम, ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप ये कहते थे कि सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो सोडियम कैट आयन बना लेता है।
Na+1 का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक डेफिशिएंसी है। क्यों इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी? ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इस +1 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसने एक प्रोटॉन गेन किया। भाई ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब है पार्टिकल विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है पार्टिकल विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप क्लोरीन की बात करते हैं, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो क्लोराइड आयन बना लेता है Cl-1। ये -1 आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आज अगर कोई बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब है या तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अच्छा, हमें याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते थे E से, जिसकी वैल्यू होती थी 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अगर आपको ये बात याद है तो मैं आपको 4 वैल्यूज बताता हूं। 1.6 एक्सपोनेंट -18, 3.2 एक्सपोनेंट -19, 4.8 एक्सपोनेंट माइनस, चलो आपकी जिंदगी आसान रखते हैं, वैल्यू आसान कर देता हूं, -19, एंड लास्ट वन इज 2.1 एक्सपोनेंट -19। बट ये सारी वैल्यूज हैं वो कूलम्स में। क्या आप में से कोई बता सकता है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको 4 चार्जेस दी और मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल? इन चारों में से कौन सा चार्ज ऐसा है जो मुमकिन नहीं नजर आता? मानून अगर इस क्वेश्चन के लिए आपने हैंड रेज किया हुआ है तो इट्स फाइन। सर 2.1। अच्छा, पहले तो बेटा अपना नाम बता दें। ये नाम शीस है? जी शीस है, शीस है, मैं सिद्दीकी। बिल्कुल ठीक। तो शीस आप कहते हैं 2.1 क्यों? इसलिए क्योंकि जो ऊपर जो वैल्यूज दी हुए 1.6, 3.2, 4.8 ये सब मल्टीपल्स हैं। 2.1 कहीं से भी नहीं आ। एक्सीलेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शीस की लॉजिक से जो है वो एग्री कर रहे हैं। शीस ये कहना चाहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन या तो पूरा लूज होगा या पूरा गेन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 3.2 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4.8 है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 एक्सपोनेंट -18 है। ये 2.1 तो 1.5-2 इलेक्ट्रॉन में आएगा या सवा इलेक्ट्रॉन में आएगा, ये मुमकिन नहीं है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? अच्छा, किसी भी क्लास में ना मेरा बेंचमार्क होता है तकरीबन 50-60% बच्चे जो है वो हाँ कर दें तो बात सही है। अब तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच्चों ने हाथ उठाया, ये इंटरेस्टिंग है। कितने बच्चों को ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आई? ये इंटरेस्टिंग है। समझने में 4 ने हाथ उठाया था, ना समझने में 2 ने उठाया, तो ये हो गए 6। क्लास में इस वक्त टोटल जो है वो 18-17 बच्चे, तो एक मैं बच्चा हो गया। तो अब आप हिसाब लगा लें कितने बच्चे ऐसे जिनकी कोई राय नहीं है। बस ये सबसे खतरनाक, हमारी कोई ना कोई राय होनी चाहिए। ठीक है, या तो हाँ करें या ना करें, लेकिन हमारा कोई ना कोई तो ओपिनियन होना चाहिए ना। तो मैं आपको 30 सेकंड दोबारा देता हूँ, एक दफा रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कितनों समझ में आया। अपनी राय का इजहार करने की आदत डालिए। ठीक है, अपनी राय का इजहार करने की आदत डालिए। हम ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा गेन और लॉस होता है, ठीक है, आधा पौना नहीं हो सकता। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो चार्ज हो जाएगा ये। अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो चार्ज हो जाएगा ये। अगर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए तो मेरे पास चार्ज हो जाएगा इसके बराबर। आप चाहे तो करके देख लें। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, तो 2 का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, वो 3.2 एक्सपोनेंट -19 बन जाएगा। 10 का कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10, वो 1.6 एक्सपोनेंट -18 बन जाएगा। अब ये 2.1 तो किसी भी सूरत में नहीं आ सकता है अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डेसिमल में कर दें, विच इज नॉट पॉसिबल।
इलेक्ट्रॉन जो है वो आप तोड़ फोड़ करके जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, या तो पूरा जाएगा या पूरा वापस आएगा। अब कितने लोगों को जुमला समझ में आया कि सर इस पूरे में ये वाला चार्ज जो है वो पॉसिबल नहीं है, जिसको मैंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना, ना समझ में आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानता। चले ठीक, अब मेरे ख्याल से कुछ बेटर हो गया। तभी आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, वो फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू N टाइम्स E, where Q is the total charge, N is number of electron and E is charge of one electron। तो याद है वो सेकेंड फिल्म में अभी एमसीक्यू सॉल्व करते रहे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ेंगे कि उस पर 1 कूलम का चार्ज आ जाए। तो याद आप क्या करते थे, आप कहते थे Q इक्वल एन ई, 1 कूलम इक्वल n इंटू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। फिर आप इसको वो सॉल्व करते थे, वो 6.2 एक्सपोनेंट 18 के आसपास आंसर आता था। कितने बच्चों को ये बात याद आ रही है? जी सर, ऐसा कुछ ना कुछ तो हमने किया है। 2 3 ठीक। अच्छा, अब अगर याद नहीं भी आई तो कितनों को ये समझ में आ गई? हाँ सर, ये ठीक है। Q इक्वल टू N होता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो भी चार्ज हो उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें। पहले से आता था, अभी समझ में आ गया? जिनको समझ में आ गया कि हाँ सर पेपर में सवाल आएगा हम कर सकते हैं, अपने हाथ उठा लें, ताकि मैं थोड़ा सा जो है वो इत्मीनान बख्श जो है वो महसूस करूं कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि अपनी राय के इज़हार में देर ना लगाइए, क्योंकि उसमें हमारा काफी जो प्रोडक्टिव टाइम है ना वो जाया होगा। Q is equals to Na। Q is the charge, N is number of electron। Number of electron can never be in decimal। बस ये उसूलियात करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होना जरूरी है। अब बॉडीज आपने चार्ज कर दी, जब हमारे पास चार्ज बॉडीज होंगी तो उनके दरमियान कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। अब वो इंटरेक्शन एक फोर्स की शक्ल में होगा। दैट फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जहां से आपने जो टॉपिक पढ़ा वो था आपके पास क्या, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या कहता था? एवरी चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स और रिपेल एवरी अदर चार्ज पार्टिकल, राइट। और फिर उस फोर्स के बारे में हमने क्या कहा था? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इस पूरी स्टेटमेंट में मैंने कुछ चीजें बताई, मैं अलग अलग करके लिखता हूं। नंबर 1, अगर चार्ज को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q। आप जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल कर लें। इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है कितना, r। लॉ ये कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ये तो वो दो चीजें हमें याद है। मैंने इस स्टेटमेंट में एक जुमला इस्तेमाल किया, पॉइंट चार्ज। किसी को याद है पॉइंट चार्ज क्या होता था? जी मरियम। सर, इन दो चार्जेस के दरमियान कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जो चार्ज निकालते थे उसको पॉइंट चार्ज कहते थे। चल, ये एक जवाब हमारे पास आ गया। बासित। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसमें मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन जो है वो चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं होती। मतलब ये कह सकते हैं कि आप ऐसा चार्ज होता है जिसका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। ठीक, चले एक राय और ले लेते, फिर हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे। जी मानो। Its charge acts as if it's right at the center. Okay, so this is another point of view. Let's take another opinion. So yes, Avirata. Sir, all of its mass is concentrated in its center.
all of its mass. चले, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ. मेरा ख्याल है कि शायद बासित जो बात कर रहे थे, a point charge is a charge whose mass is negligible. क्यों? So that the entire interaction between the two charges is electrostatic in nature. अगर charges के masses होंगे तो उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो हो सकती है. पॉइंट चार्ज एक ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसका मास नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, जिसको आप जीरो मान सकते हैं. सो दैट ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. पहली बात. मैं पॉइंट चार्ज की एक और डेफिनेशन जो बता दिया करता हूं. पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को कहा जाता है जिनके दरमियान का फासला उन चार्जेस के साइज के मुकाबले में इनफाइनाइटली लार्ज हुआ करता है. जिनके दरमियान का फासला उनके साइज के मुकाबले में इनफाइनाइटली लार्ज हुआ करता है. अब ये डिस्टेंस से भी वही बात आ जाएगी. इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ना होने के बराबर है. तो बासित वाली बात बिल्कुल वैलिड है. ऐसे चार्जेस जिनका मास ना होने के बराबर हो. कितने बच्चों को जुमला याद आ गया? पॉइंट चार्जेस आर द चार्जेस whose mass is negligible. मैं इंतजार कर रहा हूं कितने बच्चे मेरे इस जुमले से एग्री करते हैं. ठीक, तो याद रखिए कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट में ये लव पॉइंट चार्ज बड़ा जरूरी है. अच्छा, पॉइंट चार्ज की बात की, कुछ बातें और करते हैं. याद है एक सोर्स चार्ज होता था और एक टेस्ट चार्ज होता था. सोर्स वो होता था जो फील्ड बनाता था, टेस्ट वो होता था जो फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करता था और हमेशा पॉजिटिव लिया जाता था. छोटी छोटी बातें होती हैं, हम रैंडमली कहीं भी डिस्क्राइब कर देते हैं. एनीवेज, back to the original topic, which is Coulomb's law. The force of electrostatic attraction repulsion is directly proportional to the product of magnitude of the point charges and inversely proportional to square of distance between them. जब आप इन दोनों को कंबाइन करते थे, so F is proportional to Q1 Q2 over R square. रूल से कहते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो एक अदद कांस्टेंट लगा दिया जाता है. यहां पर वो कांस्टेंट डिनोट किया जाता था कैपिटल के से, विच इज नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट. आप में से मेजॉरिटी बच्चों को जो है वो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी याद होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. ये जो कूलम्ब कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल की एक प्रॉपर्टी पर. अब ये जो मैंने 1/4 पाई के बाद लिखा है, मैं इसको एप्सिलॉन पढ़ता हूं. बहुत सारे बच्चे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, मुझे दोनों में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये जो एप्सिलॉन है ना, ये जिंदा नहीं है, तो ये बुरा भी नहीं मानेगा, ना शिकायत करेगा. जो कहना चाहे कह दें, भाई ई ना कहिएगा, वो इसकी बड़ी तस्दीक हो जाती है. 1/4 पाई एप्सिलॉन. ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसको आप नाम दिया करते थे किसका? परमिटिविटी. जिसको आप नाम दिया करते थे किसका? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का. मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद है. ये जो परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, इसकी सबसे कम वैल्यू, लीस्ट वैल्यू होती है किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, जिसको हम डिनोट क्या करते थे किससे? एप्सिलॉन नॉट से, जिसको हम कहा करते थे क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया यहाँ पे. और इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब जब मैंने कहा कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, दिस इज द लीस्ट वैल्यू. अगर मैं के की इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट पुट कर दूं तो जो के की वैल्यू मेरे पास आने वाली है, क्या ख्याल है? विल इट बी मिनिमम वैल्यू और विल इट बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के? एनी वन ऑफ यू? जी मालूम. मरियम आवान. सर मिनिमम होगी आई गेस. ओके. जी शीज. सर मैक्सिमम होनी चाहिए. मैक्सिमम होगी. क्यों? क्योंकि हमें इनवर्स नजर आ रहा है.
एक न्यूमरेटर में है, दूसरा डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस k को देखें और इस एप्सिलॉन को देखें तो ये बेसिकली एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1/4 पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब है जब एप्सिलॉन बढ़ेगा तो k की वैल्यू कम हो जाएगी, जब एप्सिलॉन कम होगा तो k की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब एप्सिलॉन की आप मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो जो k की वैल्यू आप निकालने वाले हैं वो k की वैल्यू क्या कहलाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो जब हम ये कहते हैं कि फ्री स्पेस में परमिटिविटी मिनिमम होती है तो आप ये कहते हैं फ्री स्पेस में k मैक्सिमम होता है। और अब अगर आप इस k को देखिए और इस f को देखिए, यू विल श्योरली एग्री दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर k की वैल्यू मैक्सिमम है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। हमने क्या उसूल सीखा, दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन उस वक्त अपने पीक पे या मैक्सिमम हो जाएगा when there is no medium between the two charges। कितने बच्चों को ये जुमला समझ में आया? ठीक, तो हमें समझ में आना चाहिए। देखिए अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात की वजाहत करूं। देखिए सिलेबस आप में से जो है वो हर बच्चे के पास मौजूद होगा। अगर आप जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे ना तो उसमें आपको कुछ इस तरह के टॉपिक नजर आएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ होगा कूलम्स लॉ, हमने जिक्र किया। कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, जिसके तरफ मैं अभी इशारा कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाना ही चाह रहा हूं कि जो सिलेबस आपके पास है उसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो मैं मैनेज करूं, ठीक है। लेकिन आपको भी सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान गलती कर सकता है। कभी ऐसा मुमकिन है मैं कोई पॉइंट छोड़ दूं तो आप मुझे याद दिला सकें, सर आपने इस सिलेबस में ये वाला पॉइंट नहीं बताया। इसलिए मैं नॉर्मली टॉपिक जो है वो सामने दिखा देता हूं कि भाई हमें ये चीजें कवर करनी है, ठीक। ये वैसे आइडियली लेक्चर नंबर 1 का डिजाइन था, क्योंकि आज हमने शुरू में 15-20 मिनट जो इंट्रोडक्शन पे लगाया हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ पढ़ाना है वो मैं कवर कराऊंगा। यहां तक की बातें कितने बच्चों को बिल्कुल क्लियरली याद आ गई? ठीक। अच्छा, अब अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि मटेरियल मीडियम की मौजूदगी में परमिटिविटी बढ़ेगी, के कम हो जाएगा और फोर्स कम हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के दरमियान एक मीडियम मौजूद है। याद है जब आप मीडियम की बात क्या करते थे तो मीडियम के केस में आपके पास एक क्वांटिटी हुआ करती थी जिसको हम नाम देते थे एप्सिलॉन आर का, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम नाम देते थे एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। और आप फॉर्मूला क्या लिखते थे, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज द मिनिमम वैल्यू। बाकी मीडियम में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से एक्सीड करेगी। इसका मतलब ये हुआ सिंस एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, और इक्वल टू भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एप्सिलॉन आर है या तो ये 1 होगा या ये 1 से बड़ा होगा। एप्सिलॉन आर के 1 से कम होने के कोई इम्कानात नहीं है। क्यों? अगर एप्सिलॉन आर 1 से छोटा हो गया तो जो एप्सिलॉन है वो एप्सिलॉन नॉट से छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को आप कहते हैं लीस्ट, सबसे कम, उससे कम तो मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा एप्सिलॉन आर की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। वैसे उसे 1 कहना भी जो है वो एक मजाक ही लगता है, क्योंकि एप्सिलॉन आर 1 होने का मतलब है कि मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, आप फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो एक मटेरियल मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। कितने लोगों को ये जुमला भी समझ में आ गया? ठीक। अब इसको मैं एक तरीके से और समझा देता हूं ताकि वो बच्चे जो ना समझ सके वो इसको समझें। दो चार्जेस जिनके दरमियान फ्री स्पेस थी तो उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये कब है? इन फ्री स्पेस।
अगर कोई मटेरियल मीडियम आ जाए ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, तो अब देखिए फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जो के है वो के नहीं होगा, वो के डैश बन जाएगा। क्यों? वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। आप में से बहुत सारे बच्चे रिकॉल करेंगे सर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मिला दें तो ये हमारे पास बन जाता है क्या, के ओवर एप्सिलॉन आर। हमारे पास जो है वो कुछ इक्वेशन जो है वो इस तरह की बन जाएगी। जो के डैश है वो बराबर होगा के ओवर एप्सिलॉन आर के। अब आपको नजर आ रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम के डैश इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एप्सिलॉन आर लाजमी तौर पे 1 से बड़ा होगा। जब आप के को 1 से बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा होना शुरू हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन आपको बताती है कि के डैश हमेशा के से क्या होगा, कम। लिहाजा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा एफ से क्या होगी, कम। एफ वो फोर्स है जो फ्री स्पेस की मौजूदगी में, एफ डैश वो फोर्स है जो मटेरियल मीडियम की मौजूदगी में। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। अगर आपको ये बात समझ में आती है, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी बातें और बताता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत सारे बच्चे अभी तक जो है ना वो किसी कश्मकश का शिकार है। नहीं, अगर मैं आपसे कहूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो Q1 ने Q2 पे लगाई या Q2 ने Q1 पे लगाई, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, हमेशा साइमल्टेनियस एक्ट करते हैं, उनकी नेचर एक जैसी होती है। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल होगा। अगर एक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर के तौर पर एक्ट करता है। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस लाइन पे एक्ट करती है जो दो चार्जेस को ज्वाइन करती है। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास एक चार्ज है Q और मेरे पास एक चार्ज है 2Q। इन दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ ना कुछ सेपरेशन है, उस सेपरेशन को मैं नाम दे देता हूं R की। तो अब कोई ना कोई फोर्स होगी। एक फोर्स वो होगी जो कैपिटल Q ने किस पे लगाई, 2Q पे, और एक फोर्स वो होगी जो 2Q ने किस पे लगाई, Q पे। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकाल लूं तो आपका क्या कह रहे हैं, क्या रेशियो आना चाहिए, वो फोर्स जो Q ने 2Q पे लगाई और वो फोर्स जो 2Q ने Q पे लगाई। अगर मैं इन फोर्सेस का रेशियो निकालूं तो वो रेशियो क्या आना चाहिए, मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं, 2:1, 1:2, 1:1, 1:4। आप में से वो बच्चे जो इस सवाल का जवाब देना चाहें वो अपने हाथ जो है वो रेस कर सकते हैं। जी मानू लेना। 1:1. 1:1, ठीक। और मरियम क्या कहना चाहती हैं? सर 1:1. 1:1 बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितनी फोर्स Q 2Q पे लगाएगा उतनी फोर्स 2Q Q पे लगाएगा, तो जो रेशियो है वो 1:1 का होगा। इन दोनों फोर्सेस में मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ऑलवेज एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालूंगा तो हमेशा क्या आएगा, 1:1 आएगा। हमें कूलम्ब लॉ के हवाले से ना ये वाली बातें याद होनी चाहिए कि चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस हो तो क्या होगा, चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम है तो क्या होगा, उन फोर्सेस के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अच्छा, जब आप बात करते हैं चार्ज की, तो किसी भी चार्ज का इंपैक्ट कैसे नजर आएगा, जब उसके करीब कोई दूसरा चार्ज आएगा। तो या तो ये चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज उसको रिपेल करेगा, इंडेफिनेटली तो नहीं करेगा। हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है जहां पर वो चार्ज अपना असर दिखा सकता है। उस रीजन को हम नाम दिया करते थे किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट कैन शो इट इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर, या वो रीजन किसी भी चार्ज के अराउंड जहां पर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल
पहले का इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके। तो फील्ड से क्या मुराद है, किसी भी चार्ज के अराउंड वहां वो रीजन जहां पर उसका असर देखा जा सके। अब उस असर को देखने के लिए वो पूरी आपको थ्योरी याद होगी, आप सोर्स चार्ज लेते थे, टेस्ट चार्ज लाके रखते थे, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब फील्ड के बाहर है। उसे करीब लाए, कुछ भी नहीं हुआ, फील्ड के बाहर है। और करीब लाए, इंटरेक्शन नजर आया, आपने कहा यहाँ फील्ड स्टार्ट हुई। तो हम क्या करते थे, हम एक फील्ड बनाते थे कोई इस तरीके की, और क्योंकि टेस्ट चार्जेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। तो ये चार्ज रिपेल होके कुछ इधर जाएगा, अगर आपने उसे यहां रखा तो वो इधर चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना नीट बना सकते हैं बना दें ताकि आप बात समझ पाए। इधर रखेंगे वो यहां पर जाएगा, आप टेस्ट चार्ज को यहां रखेंगे वो इधर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा उस लाइन पे एक्ट करती है जहां पे दोनों चार्जेस जो है, या वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करे। मैं थोड़ी सी लाइंस और बना दूं ताकि हम बात को आगे बढ़ा दें। किसी को याद है इस शेप को क्या नाम देते हैं? ये जो शेप आपको नजर आ रहा है इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम होता है, अगर कोई बताना चाहे। मरियम आप बताना चाहते हैं? क्योंकि आपका हाथ बहुत देर से रेज हुआ था, मैंने कहा आपसे ही पूछ लो। चले वो हाथ नीचे चला गया। इस शेप को आप नाम देते थे रेडियल फील्ड, इसको हम नाम देते थे रेडियल का। क्यों रेडियल? अगर आप इसे गौर से देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सर्कल है और बहुत सारी रेडियल सेगमेंट्स बनी हुई है, बहुत सारे रेडियाई बने हुए हैं। इस शेप को नाम दिया जाता है रेडियल फील्ड का। ये जो चार्ज आपके सामने रखा हुआ तन्हे तना, जिसके इर्द गिर्द कोई दूसरा चार्ज नहीं है, इस चार्ज को हम नाम देते हैं क्या? आइसोलेटेड चार्ज का। तो अब हमने सीखा क्या? किसी भी आइसोलेटेड चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियल इन शेप होती है। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो दैट फील्ड विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। और याद करना मुश्किल नहीं है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, जब उसे प्लस चार्ज के करीब रखेंगे वो रिपेल हो जाएगा। इसके बरक्स अगर मेरे पास सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके रखते तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता। तो अब मेरे पास जो फील्ड बनती वंस अगेन वो रेडियल तो होती, सिर्फ फर्क ये होता है कि वो अवे फ्रॉम द चार्ज नहीं होती, वो हमारे पास जो है वो टुवर्ड्स द चार्ज होती, कुछ इस तरीके से। ये भी रेडियल इन शेप है। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। तो हमने क्या सीखा? आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की फील्ड रेडियल इन शेप होगी, पॉजिटिव के केस में अवे, नेगेटिव के केस में टुवर्ड्स। अगर चार्ज आइसोलेटेड नहीं है तो फिर वो आपके पास कंपाउंड चार्ज होगा। कंपाउंड चार्ज से मुराद ये है कि आपके पास एक हिस्सा पॉजिटिव है, एक हिस्सा नेगेटिव है। अब कौन सा इस्तेमाल करें? अगर मैं टेस्ट चार्ज लाके रख दूं इस पॉइंट पे तो प्लस इसको रिपेल करेगा, माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। नतीजा क्या निकलता था? जो फील्ड हमारे पास बनती थी वो कुछ इस तरह की जो है वो कर्व लाइन की शक्ल में आ जाती थी। जो फील्ड हमारे पास बनती थी वो कुछ इस तरीके की कर्व लाइंस हुआ करती थी। कितने लोगों को बातें याद आ रही हैं? सिर्फ 2 बच्चों को याद आई, ये तो जुल्म हो गया। चले बहुत सारे बच्चे अब याद करना है। अब ठीक है, जो फील्ड होती है अगर कंपाउंड चार्जेस हैं तो वो कर्व बन जाएगी, प्लस से अवे होगी, नेगेटिव के टुवर्ड्स होगी। तो अगर आप एरो बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसे बनते थे। अगर मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर दूं तो आपने कुछ इस तरह की कहानी जो है वो याद कर रखी होगी। अगर कोई परेशानी से ये जो आपने आधी लाइन में, इसका क्या मसला है? इसका मतलब ये है कि पेज खत्म हो गया। आप देख लें पेज ऊपर खत्म हो गया। अगर मेरे पास ऊपर जगह होती तो मैं इस लाइन को बड़े अदब और एहतराम के साथ गोल घुमा के जो है वो यहां से वापस ले आता। ये शो कर रहा होता। ये आपके पास एक और सिनेरियो हो गया। अच्छा, ये जो लाइंस बनी हुई है ये कहलाती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पॉजिटिव के केस में अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव के केस में टुवर्ड्स द चार्ज। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको बहुत कुछ बताती है।
ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपको फील्ड की डायरेक्शन बता रही हैं, फोर्स की डायरेक्शन बता रही हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरफ इशारा करती है। अब स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ से मुराद है डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं इसी डायग्राम में थोड़ी सी लाइंस और बना दूं तो मैं अपनी बात जो है वो आसानी से आप तक पहुंचा दूंगा। एक बात तो ध्यान में रखिएगा, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? अगर वो कर देंगे तो एक ही पॉइंट पे फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शंस हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अब अगर आप इधर देखें तो डेंसिटी से क्या मुराद होती है? कोई बता सकता है व्हाट इज डेंसिटी? अगर मैं आपसे कहूं डेंसिटी को डिफाइन करें, हाउ विल यू डिफाइन डेंसिटी? जी अब्दुल्ला। सर मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरे ख्याल से शीज ने भी जो है वो हाथ उठाया था, तो शीज से भी पूछ लेते हैं। जी शीज। mass per unit volume. Is it necessary that it is mass per unit volume? चलिए जी मालूम नहीं। सर यहाँ पर जैसे हम बात करें, अगर डेंसिटी ज्यादा की बात करें तो भी मोर लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया। ओके, तो मैं आसान भाषा में ये कहता हूँ कि डेंसिटी जरूरी नहीं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कुड बी एनीथिंग इन कंपैरिजन टू साइज। फॉर एग्जांपल भाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी तो निकलती है, यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं। हेयर डेंसिटी निकलती है कि आपके यूनिट एरिया में कितने हेयर फॉलिकल्स मौजूद हैं, या कोई भी तरीका को इस्तेमाल करते हो। आप चार्ज डेंसिटी निकालते थे कि सरफेस के एरिया में कितना चार्ज मौजूद है। डेंसिटी मींस एनीथिंग डिवाइडेड बाय साइज। दैट साइज कुड बी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। में मिसाल दे देता हूं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में जहां पर आपने स्टैंडिंग वेव्स पढ़ी, वहां पर आप पढ़ते थे लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग म्यू। कितने लोगों को याद आया? यस सर, वो जो सिंबल हार्मोनिक में पढ़ते थे ना, स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, वहां पे आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन ओवर म्यू। दैट म्यू वाज लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। लीनियर मींस मास पर यूनिट लेंथ। ये भी डेंसिटी है। जब हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ थिन शीट, वहां पे आप सिग्मा यूज करते थे। चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। और फिर एक वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी होती है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने रेफरेंस कोड किया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब याद रखिएगा, डेंसिटी इज नॉट नेसेसरीली मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज एनीथिंग इन कंपैरिजन टू साइज। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट एरिया, ये सारी डेंसिटीज कहलाएंगी। अब अगर मैं यहां पर इन लाइंस को देखूं, क्योंकि मैंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे जो है वो इस बात को समझ लेंगे कि मैं इन लाइंस को एक दूसरे से अलग अलग क्यों कर रहा हूं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सर आपने तो इंटरसेक्ट करा दिया। अब अगर मैं यहां पर एरिया बनाना शुरू करूं, तो लेट्स से मैंने एक एरिया यहां पर लिया इस साइज का। अगर मैं इसी एरिया को आगे ले जाऊं, और फिर मैं इसी एरिया को आगे ले जाऊं, फिर मैं इसी एरिया को आगे ले जाऊं, तो क्या आप ये बच्चे इस बात को समझ पा रहे हैं कि जब ये रेक्टेंगल चार्ज के करीब था तो डेंसिटी ज्यादा थी। मोर लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस कम होती चली जा रही है। यानी अगर आप आखिरी रेक्टेंगल को देखें, इस वाले को, तो सिर्फ 3 लाइंस हैं। अब अगर आप इस वाले को देखेंगे तो कम से कम इसमें 8 लाइंस आपको शायद नजर आ रही। तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं डेंसिटी कम होती चली जा रही है? कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग से आपकी राय निकलवाना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल काम है। आप अपनी राय का जो है वो इजहार करने में टाइम जो है मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा लेते हैं, तो अच्छी आदत नहीं है, बताना मेरा मकसद है। एनीवेज, तो ये जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये बताती है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। कॉमन सेंस है,
चार्ज के जितना नजदीक होंगे फील्ड उतने स्ट्रॉन्ग होगी, नजर भी आ रहा है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज से दूर जाते जा रहे हैं, डेंसिटी कम होती चली जा रही है, डेंसिटी कम होती जा रही है, फील्ड जो है वो वीक होती चली जाएगी। ठीक, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहीं पर ऐसी लाइन ऑफ फोर्स बना दूं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा जो है वो जल्दी बना लें, तो कॉपी पेस्ट से मदद ले लेते हैं। चल, ये लाइन ऑफ फोर्स है, कोई बता सकता है ये लाइंस ऑफ फोर्स फील्ड की क्या खासियत आपको बता रहे हैं? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने लाइंस ऑफ फोर्स बना दी, तो कोई बता सकता है इन लाइन से आपको फील्ड के बारे में क्या बात समझ में आती है? It's a uniform electric field. एक्सीलेंट, ये क्या बता रही है कि फील्ड यूनिफॉर्म है। क्यों? अगर आप यहां पर यूनिट एरिया बना दें, अगर आप यहां पर ये यूनिट एरिया बना दें और इसके बाद आप इस यूनिट एरिया को जो है वो आगे तक लेके चले जाएं, आप में से हर बच्चा इस बात से एग्री करेगा कि जो डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स है, वो डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स थ्रू आउट द फील्ड क्या रहेगी? सेम। जब कभी भी लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल बन जाए, इसका मतलब ये होता है कि फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म बन गई। जब भी लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल बन जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो फील्ड है वो क्या बन गई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने बच्चे इस बात से भी एग्री कर रहे हैं? ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये निकालने के आपको दो फॉर्मूलाए याद होंगे, और वो दो फॉर्मूलाए कौन कौन से होते थे? आप ये कहते थे कि हमारे पास एक फील्ड है, इस फील्ड के अंदर एक चार्ज मौजूद है, एक पॉइंट P मौजूद है, जिसपे हमने टेस्ट चार्ज Q लाके रखा। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती थी? F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ये स्मॉल q टेस्ट चार्ज में खासतौर पर बता रहा हूं। अच्छा, जब ये फॉर्मूला हम पढ़ाते थे ना क्लास में, तो हमारे जहन में एक बात होती थी, अक्सर बच्चे एक बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि जब यहां पर टेस्ट चार्ज, लेट्स से ये रही फील्ड, ये रहा चार्ज, ये रहा पॉइंट, जब मैंने यहां पे 1 कूलम का चार्ज रखा तो इंटेंसिटी थी लेट्स से 10 न्यूटन पर कूलम। अगर मैं यहां पे 2 कूलम का चार्ज लाके रख दूं तो कोई बता सकता है इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जल्दी जल्दी हाथ उठाएं, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह। गलत जवाब दें, कोई मसला नहीं है, मुझे लगना चाहिए कि क्लास इंटरैक्टिव है, सामने भी कोई मौजूद है। जी बात सर मे बी 20। मे बी 20, ओके। जी अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 10 होगी। 10 होगी। यस और सर। ऐसा क्यों? 10 इसलिए मैग्नीट्यूड चार्ज का कुछ भी जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो तो सेम ही रहेगी ना, किसी भी पॉइंट पे हो। सही, ठीक, चल जल्दी से मरियम कुछ कहना चाह रही है। जी मरियम। सर मुझे ये लास्ट पॉइंट आपका बिल्कुल समझ नहीं आया। लास्ट कौन सा वाला था? ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, इससे पहले वाला जो पॉइंट था वो समझ नहीं आया। हाँ, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, नीचे वाला E = F/Q। अच्छा इसमें मैंने अभी यकीन माने कुछ भी नहीं समझाया, अब समझाना शुरू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ में जरूर आ जाएगा। ना समझा बिल्कुल दोबारा क्वेश्चन कर। मैं ही कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो कैसे निकालते थे? F/Q से। ठीक है, फॉर्मूला हमारे जहनों में मौजूद है। इस फॉर्मूले से अक्सर बच्चों को एक जो है ना वो गलतफहमी हो जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बिल्कुल गलत है। टेस्ट चार्ज का काम फील्ड को जनरेट करना नहीं है, टेस्ट चार्ज का काम फील्ड की एग्जिस्टेंस को चेक करना है। टेस्ट चार्ज हो, टेस्ट चार्ज ना हो, फील्ड तो सोर्स की वजह से है, वो तो आराम में एग्जिस्ट करेगी। यानी मैं टेस्ट चार्ज 1 कूलम का लाऊं या मैं टेस्ट चार्ज 2 कूलम का लाऊं, सोर्स की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। जो फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, जो फील्ड है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती।
अगर टेस्ट चार्ज 1 कूलम का था और स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर कूलम थी, तो इवन आप 2 कूलम का चार्ज रख दें, स्ट्रेंथ तब भी क्या रहेगी, 10 न्यूटन पर कूलम। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए याद है आपने क्या किया था, आपने कहा था E बराबर होता है F/Q के, ये F बराबर होता है K कैपिटल Q स्मॉल q ओवर R स्क्वायर। जब फॉर्मूले में आप पुट करके सिंप्लीफाई करते थे तो ये शक्ल बनती थी KQ ओवर R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको चिल्ला चिल्ला के 3 बातें बता रहा है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज, इट मेक्स सेंस, क्योंकि फील्ड का ताल्लुक सोर्स से है, सोर्स को बढ़ाएंगे फील्ड बढ़ जाएगी, सोर्स को कम करेंगे फील्ड कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला बताता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे फील्ड कम हो जाएगी, हम पहले फैसला कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हैं डेंसिटी कम होती जा रही है, फील्ड वीक होती चली जा रही है। तो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डिस्टेंस को डबल कर दें, इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। डिस्टेंस को थ्राइस कर दें, इंटेंसिटी 1/9 हो जाएगी। तीसरी चीज जो ये फॉर्मूला बताता है वो ये कि E इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, क्योंकि इस इक्वेशन में टेस्ट चार्ज मौजूद ही नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? जब आप टेस्ट चार्ज को डबल करते हैं, आपने यहां पर देखना है, जो मैंने ब्लू कलर का एक गंदगी से सर्किल बनाया वहां पर देखिए, अगर मैं टेस्ट चार्ज को डबल कर दूं तो न्यूमरेटर में जो फोर्स है उसके अंदर भी तो टेस्ट चार्ज मौजूद है, वो भी क्या हो जाएगा, डबल। तो ये 2 और 2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगी, वो सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, वो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। कितने बच्चों को ये जुमला याद आ गया? क्योंकि सेकंड ईयर फिजिक्स में आपने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है। ठीक, जबरदस्त, सही है। अगर यहां तक की बात जो है वो वाज़ेह हो गई, बस 1-2 बातें और बता दूं कि मैं ऑलरेडी 3 मिनट जो है वो ऊपर ले चुका। सिर्फ मुझे एक बात बता दो, हम नाम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या ये वैल्यू पूरी फील्ड के लिए एक ही होती है या हर पॉइंट पे चेंज होती है? जी, अगर कोई बताना चाहे। जी मानो। It changes obviously as you go further away from the जो main charge है, it reduces because वहाँ पर field lines की density decrease होती है। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट ऑफ द फील्ड, इट इज एक्चुअली एट द पॉइंट ऑफ द फील्ड। तो जैसे जैसे आप पॉइंट चेंज कर रहे हैं, बेसिकली आप डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, डिस्टेंस चेंज होने से फील्ड लाइन की डेंसिटी कम हो जाती है। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड की नहीं होती, फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट की हुआ करती है। और जो एक आखिरी बात बताने से रह गई थी वो यहां पर थी कि कर्व लाइन है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करते थे, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पर क्या बनाया जाता था, टेंजेंट। अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है वो तो डायरेक्टली डायरेक्शन दे देगी, अगर वो कर्व है तो मुझे एक पॉइंट पे क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट बनाना पड़ेगा। हम इसको यहीं पर रखेंगे। एक बात क्लास खत्म होने से पहले बता दूं, बहुत मुमकिन है आप में से बहुत सारे बच्चों को लगा सर ये बड़ा तेज है, हम जो है ना वो इतना तेज जो है ना वो समझ नहीं पा रहे, तो ये वक्त का तकाजा है। बजाय इसके कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मैं बहुत स्लो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा स्लो हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो होना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप भी अपने एप्टीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें, और फिर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मेरी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी और फिर रेजोनेंस होगा और फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, हम जो है वो बड़ी आसानी से सब कुछ कवर कर लेंगे। आज तक जो कुछ पढ़ाया, अगर इससे रिलेटेड किसी के भी जहन में कोई कंफ्यूजन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम मैं आपसे जरूर शेयर कर लूंगा, ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं 7-8 एमसीक्यूज वहां पे शेयर करूंगा। आप प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करना चाहें, डू सॉल्व इट, ठीक। तो अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, फील फ्री टू आस्क। अगर जहन में कोई ख्याल आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मरीम इमरान कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर जो आपने ऊपर पढ़ाया था ER वाला, I didn't study that before, so I didn't understand this entire thing. Yeah, which one?
This one? ER something. Okay, No, I got it. okay. Epsilon R. Yeah, epsilon R. आप A लेवल से आ रहे हैं? जी. ठीक, क्योंकि हम केमिस्ट्री में नॉर्मली जो है ना वो एप्सिलॉन आर पढ़ाते नहीं, तो मानूर बस एक काम करिएगा, अगली क्लास में मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा ना, मुझे एट द वेरी बिगिनिंग से याद दिला दिएगा, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर और वजाहत कर दूंगा इसकी, ठीक है? Okay. Okay. No problem. Okay, so we will resume from here in next class now. मेरे ख्याल से शायद अबीरा कुछ कहना चाहती हैं। जी अबीरा। जी सर, सेम इशू है, ये ER वाला ये पढ़ा हुआ नहीं है हमने। चलो ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक, सो अब इंशाल्लाह यहाँ से जो है वो अगली क्लास में कंटिन्यू करें।